दोस्तों, चौगड़ की बाघिन की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। पहले हिस्से में आपने देखा कैसे उसने इंसानों को जख्मी करके जिंदा छोड़ा और कैसे पूरा इलाका खौफ में जी रहा था। लेकिन अब कहानी और डरावनी हो जाती है, क्योंकि इस बार हम सुनेंगे उसी आदमी की जुबानी जिसका चेहरा इस बाघिन ने चीर दिया था। उसकी सांसें अटक रही थी, खून बह रहा था और बाघिन उसके सीने पर दबोचकर बैठी थी। तो आइए चलते हैं चौगड़ के जंगलों में, जहां मौत और जिंदगी आमने सामने खड़ी थी। नमस्ते दोस्तों, मिस्ट्री माइक शो पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चौगड़ की बाघिन और उसका शावक। यह बाघिन शिकार में अक्सर अपने बच्चे पर निर्भर रहती थी, इसलिए कई लोग मारे नहीं गए, बस घायल हुए। हॉस्पिटल 50 मील दूर था। जिम कॉर्बेट ने सरकार से गांव वालों के लिए दवाइयां और पट्टियां भेजने की अपील की। बाद में पता चला यह दवाइयां कई लोगों की जान बचा पाई। मैं 1 महीने से बाघिन के इलाके में था। खुले तंबू में नींद और लगातार खतरे के कारण थक चुका था। जब मैंने गांव वालों से कहा मैं सोमवार को लौट जाऊंगा, तो वे बहुत परेशान हुए। उनसे वादा किया कि पहला मौका मिलते ही वापस आऊंगा। रविवार सुबह गांव के प्रधान मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा जाने से पहले उनके लिए शिकार करूं। मैंने हामी भर दी और 5 लोगों को साथ लेकर निकल पड़ा। मेरे पास .275 राइफल और कुछ कारतूस थे। हम नंदौर नदी के उस पार पहाड़ी पर गए, जहां मैंने पहले कई बार पहाड़ी बकरियां देखी थी, और मेरे साथ जा रहा था एक लंबा पतला आदमी। उसके चेहरे पर भयानक दाग लगे हुए थे। वह आदमी बार बार अपनी बाघिन से मुठभेड़ की मुझसे कहानी सुनाता था। 4 साल पुरानी वह घटना आज आप उसी की जुबानी से सुनिए, तो जो आपको सुनकर अच्छी लगेगी। तो वह आदमी बोलता है कि साहिब, वो जो पहाड़ी ढलान पर चीड़ का पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपरी वाले हिस्से में बाघिन ने मुझ पर हमला किया था। वो ढलान इतनी खड़ी है जैसे किसी घर की दीवार हो। वहां सिर्फ पहाड़ी लोग ही पैर जमा सकते हैं। उस दिन मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ घास काट रहा था। मेरे घास का गट्ठर बंद ही रहा था कि बाघिन ने मुझ पर छलांग लगाई। उसने अपने दांत मेरे चेहरे और गर्दन में गड़ा दिए। मैं पीठ के बल गिरा और बाघिन मेरे ऊपर आ गिरी। मेरा हाथ बगल के एक छोटे पेड़ से टकरा गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरे पैर भी आजाद थे, तो धीरे धीरे मैंने अपने पैर बाघिन के पेट के नीचे सरकाए। फिर पूरे जोर से धक्का मारते हुए बाघिन को ऊपर उठाया और नीचे धकेल दिया। वो सीधी खाई में लुढ़कती हुई जा गिरी। अगर मुझे पेड़ का सहारा ना मिलता तो बाघिन मुझे खा जाती। मेरा बेटा डर के मारे भागा नहीं था। मैंने उसका अंगोछा लिया और उससे बहते खून को बांधा। मैंने बेटे का हाथ पकड़ा और खून से लथपथ हालत में गांव लौट आया। घर पहुंचकर मैंने पत्नी से कहा, मेरे सभी दोस्तों को बुला लो, मरने से पहले मैं उनकी सूरत देखना चाहता हूं। दोस्तों ने मुझसे कहा, हम तुझे पालकी पर डालकर 50 मील दूर अल्मोड़ा अस्पताल ले चलें। लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मैं अपने ही गांव में मरना चाहता था। पानी मंगाया क्योंकि सिर जल रहा था, लेकिन जब मैं पानी पीने लगा तो मेरे गर्दन की छेदों से वह पानी बाहर निकल आया। उसके बाद मुझे नींद और दर्द में इतना लंबा समय बीत गया, मुझे याद नहीं। सोचा था मौत से मुक्ति मिलेगी, पर घाव धीरे धीरे अपने आप भर गए और मैं बच गया। आज देखो, मैं बूढ़ा, दुबला, सफेद बालों वाला और डरावने चेहरे वाला लगता हूं। लेकिन साहिब, ध्यान रखना, ये कोई साधारण बाघिन नहीं थी। यह एक दुष्ट आत्मा थी।
और इस आत्मा को जब भी मानव के खून की भूख लगती है तो कुछ समय के लिए यह बाघिन का रूप ले लेती है। लोग कहते हैं आप साधु हैं साहिब, और साधुओं की रक्षा आत्माएं करती हैं। इसलिए आप 3 दिन 3 रात जंगल में अकेले रहकर भी सुरक्षित लौटे। उस आदमी का शरीर ढांचे में बहुत बड़ा था और ताकत भी असाधारण थी, वरना कोई इंसान बाघिन को यूं ही हवा में उठाकर खाई में नहीं फेंक सकता। हम खड़ी खड़ी पगडंडियों से उतरकर नांदौर नदी पार कर कर आगे बढ़े। चारों ओर की खेती बंजर पड़ी थी। लोग बाघिन के डर से हल तक नहीं चला रहे थे। पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए हम घास वाली ढलानों तक पहुंचे। यहीं मैंने दूर से कई बार पहाड़ी बकरी देखी थी। एक पहाड़ी बकरी अचानक मुझे दिखाई दी और मैंने गोली चलाते ही उसे ढेर कर दिया और वो खाई में गिर गई। गोलियों की आवाज से दूसरी पहाड़ी बकरी भी चौंक गई। वह चट्टान पर चढ़ने लगी। मैंने निशाना साधा। पहली गोली से ही वह लड़खड़ा गया और दूसरी गोली जाकर के उसे लगी और वह चट्टान से नीचे लुढ़ककर हमारे पास के रास्ते में आकर गिर गया। लेकिन असली दृश्य तो अब शुरू हुआ। पहाड़ी बकरी जमीन पर गिरी ही थी कि पास की घाटी से एक बड़ा हिमालयी भालू निकला। वह तेजी से आया, बिना रुके मरे हुए पहाड़ी बकरी पर कब्जा जमा बैठा। भालू तेज कदमों से पगडंडी पर आया और मरे हुए पहाड़ी बकरी को अपनी गोद में खींच लिया। मैंने फायर किया मगर गोली सीने में नहीं लगी, सीधा उसके पेट में जा धंसी। भालू ने गुस्से में पहाड़ी बकरी को झटक दिया और जोर से गुर्राते हुए दौड़ पड़ा। मैंने आखिरी कारतूस चलाया। वह केवल उसके पिछले हिस्से को घायल कर सका। दोनों पहाड़ी बकरियां गांव वाले उठा ले आए। मैं नीचे उतरकर खून के निशान देखने पहुंचा। खून की धार दिख रही थी। इससे साफ था कि भालू बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन खतरनाक भी था, क्योंकि घायल भालू से सामना हमेशा जानलेवा होता है। गांव वालों के साथ मैंने यानी कि जिम कॉर्बेट ने सलाह बनाई। कैंप दूर था और समय भी निकल चुका था, तो हमने तय किया कि बिना गोलियों के हम पत्थरों और कुल्हाड़ी से भालू का पीछा करेंगे। हम ऊपर से आगे बढ़े ताकि भालू नीचे रहे और हमें फायदा मिले। दोस्तों, रास्ता कठिन था, पर खून के तेज निशान हमें आगे ले जा रहे थे। 200 गज बाद पगडंडी एक गहरी खाई में उतर गई। हमने खाई की ओर बढ़ना शुरू किया। 50 फुट नीचे बांस की झाड़ियों में भालू छुपा था। जैसे ही हमने उसके ऊपर पत्थर फेंका, भालू जोरदार चीख के साथ उठ खड़ा हुआ। हम सब यानी कि जिम कॉर्बेट और उनके साथ गए हुए 5 व्यक्ति, उन सब ने अपनी पूरी ताकत से वहां से भागे। जिम कॉर्बेट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सुकून हुआ कि भालू नीचे की ओर भाग रहा था। हमने दिशा बदली और पूरी तेजी के साथ उसका पीछा किया। निशानेबाजी करते हुए मेरे साथ वाले खुश होकर चिल्ला रहे थे। भालू गुर्राकर जवाब दे रहा था। एक तीखे मोड़ पर खाई में हमने उसे खो दिया। बड़े बड़े पत्थरों के बीच वह कहीं भी छुपा हो सकता था। गांव वाले आराम के लिए बैठ गए। मैं किनारे की चट्टान पर खड़ा हो गया और वहां से नीचे झांकने लगा। सिर्फ 40 फुट नीचे वह भालू संकरे पत्थर पर पड़ा हुआ था। मैंने 30 पाउंड वजन के लगभग का एक पत्थर उठाया और खुद उसके सिर पर दे मारा। भालू उछलकर उठा और वहां से भाग गया। फिर से शिकार शुरू हो गया। इस बार जमीन खुली थी। हम 4 लोग बिना कठिनाई उसके पीछे दौड़े। पूरा 1 मील तक पीछा करने के बाद हम जंगल पार करके खुले खेतों में आ पहुंचे। खेतों की गहरी संकरी खाई में भालू छुपा हुआ था। हमने तय किया कुल्हाड़ी वाला आदमी ही वहां वार करेगा जाकर के। वह लंबा आदमी आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी लेकर के भालू के सिर पर उठाकर उसने जोर से मारा। वह कुल्हाड़ी भालू की खोपड़ी से वापस उछली और किसी पत्थर से जा टकराई। भालू ने चीख मारी और खड़ा हो गया।
हम सब डर के मारे एक दूसरे से टकराते हुए भागे। भालू फिर नीचे खाई में दुबक गया। अब बारी मेरी थी कुल्हाड़ी उठाने की। बहुत देर चालाकी से आगे पीछे होने के बाद आखिर मैं उसके पास जा पहुंचा। बचपन से मेरा शौक था लकड़हारा बनने का। कुल्हाड़ी चलाने में मुझे पूरा आत्मविश्वास था। तो जिम कॉर्बेट ने पूरा जोर लगा करके वार किया और कुल्हाड़ी की धार भालू की खोपड़ी में जा धसी और भालू वहीं ढेर हो गया। गांव वाले बेहद खुश थे। कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति को मैंने उसकी खाल दी और पहाड़ी बकरी के मांस का डबल हिस्सा। बाकी लोगों ने शिकार का बंटवारा शुरू किया। मैं थका हारा गांव लौटा और घायल लड़की का हालचाल लिया। उसी रात अगर बाघिन आती तो मुझे निश्चय ही सोते हुए दबोच लेती। गांव वालों ने मुझे सलाह दी कि लौटते समय हेरा खान वाले रास्ते से जाएं। वहां सिर्फ एक पहाड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद पूरा रास्ता नीचे उतरता हुआ रानी बाग तक जाता था। सुबह सवेरे मैंने गांव वालों को अलविदा कहा और अकेले 2 मील लंबी चढ़ाई पर चढ़ने लगा। यह वह पगडंडी नहीं थी जिससे मैं पहले कैंप तक पहुंचा था। यह रास्ता गांव वाले नीचे बाजार में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। घने ओक और चीड़ के जंगल, गहरी घाटियां और झाड़ियां रास्ते में थी। बाघिन की कोई खबर पिछले हफ्ते से नहीं आई थी। फिर भी मैं हर कदम सतर्क था। करीब 1 घंटे बाद मैं खुले मैदान में जा पहुंचा। बीच में बरसात का पानी भरा एक छोटा सा तालाब भी था, जहां जंगली सांभर और दूसरे जानवर पानी पीने आते थे। मैं जिज्ञासावश उस ताल के किनारे गया। वहीं नरम मिट्टी पर बाघिन के ताजे पंजों के निशान देखे। वह मेरे ही आने वाले रास्ते से आई थी, मगर शायद मुझे देखकर झाड़ियों की तरफ भाग गई। दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहते हैं कि काश मैं आगे ध्यान रखता और उसे उससे पहले देख लेता। अब एक बड़ी शिकारी बाजी हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन खेल पलट गया था, क्योंकि अब वह मुझे देख चुकी थी और मुझे पता था मौका अब मेरे पक्ष में था। बाघिन मुझे देख चुकी थी और वह जानती थी कि मैं अकेला हूं। वह झाड़ियों से मुझे देख रही थी और शायद सोचती थी कि मैं पानी पीने आया हूं। मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की। मैं इस तरह से खांसा जैसे मैं बेखबर हूं कि मुझे पता ही नहीं कि यहां पर बाघिन है। पानी के छींटे मारे और धीरे धीरे लकड़ियां बटोरने लगा। फिर पास की चट्टान के नीचे छोटा सा एक अलाव जलाया और पीठ चट्टान से लगा करके मैं सिगरेट पीने लगा। सिगरेट के खत्म होने तक आग भी बुझ चुकी थी। फिर मैं लेट गया, सिर को बांह पर टिकाया और उंगली ट्रिगर पर रखते हुए बंदूक आगे रखती। ऊपर की चट्टान इतनी खड़ी थी कि किसी जानवर के चढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। मुझे सिर्फ सामने से ही खतरा था। घनी झाड़ियों की दूरी भी 20 गज से कम नहीं थी। भले ही आवाज या हरकत मुझे नजर नहीं आई, मगर मुझे यकीन था कि बाघिन मेरे आसपास ही कहीं है और मुझे देख रही है। टोपी की ओट में मैं बिना पलक झपकाए जंगल के हर हिस्से को देखता रहा। जंगल में हवा तक नहीं चल रही थी और कोई पत्ता नहीं हिला और ना ही घास की कोई नोक हिली। इसी बीच मेरे आदमी घाटी से गाते हुए धीरे धीरे मेरे पास पहुंच रहे थे। उनकी आवाजें मेरे कानों तक जल्दी पहुंच गई। मुझ पर नजर गड़ाए बैठी बाघिन को अगर हमला करना था तो यही सही समय था और मेरे साथी गाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। बाघिन के लिए हमला करने का यही सही समय था, पर उसने मौका गवा दिया। यह भी एक असफलता रही और मेरी इस यात्रा की आखिरी उम्मीद टूट गई। फिर हम सबने आराम किया और 20 मील लंबा सफर तय करने के लिए निकल पड़े। तो रास्ता बीच में कठिन था। पहले खुला मैदान, फिर घना जंगल जहां मैंने सबको आगे चलने के लिए कहा और खुद सबसे पीछे हो गया। करीब 2 मील बाद एक मोड़ पर
हमने एक आदमी को देखा। वह सड़क पर बैठा अपने भैंसों को चरा रहा था। नाश्ते का वक्त हो चुका था। मैंने उससे पानी का पता पूछा। उसने सामने की ढलान पर एक पानी के तालाब की ओर इशारा किया। वह आदमी बोला कि उसके गांव वाले उसी पानी के तालाब से पानी लाते हैं, पर उसने बताया सड़क पर आगे भी एक अच्छा बड़ा तालाब है। बातों बातों में उसने कहा कि उसके गांव के पास पिछले हफ्ते एक औरत को बाघिन ने मारा था, लेकिन उसके बाद उस जानवर की कोई भी खबर नहीं आई। वह आदमी सोच रहा था कि बाघिन अब दूसरे इलाके में चली गई होगी। तो जिम कॉर्बेट ने उसे तुरंत बताया, मैंने सुबह ही उसी बाघिन के तालाब के पास पंजों के ताजे निशान देखे। मैंने उसे बार बार चेतावनी दी कि अपनी भैंसों को लेकर के तुरंत यहां से वापस गांव लौट जाए। उसने कहा जैसे ही भैंसें मेरी ऊपर तक चर लेंगी वह वापस गांव लौट जाएगा। मैंने उसे एक सिगरेट दी और आखिरी बार चेतावनी देकर के आगे बढ़ गया। उसके साथ क्या हुआ यह मैंने उसी गांव वालों से महीने बाद सुना। गवाले ने गांव पहुंचकर सबको बताया कि मैंने उसे चेतावनी दी थी, और वह आदमी कहता था जैसे ही मैंने उसे मोड़ पार करते देखा मैं बैठकर अपनी दी हुई सिगरेट जलाने लगा। हवा चल रही थी। माचिस की लो को बचाने के लिए मैं आगे झुका। तभी पीछे से एक जोरदार झटका आया। बाघिन ने मेरे कंधे को दबोच लिया और पीछे की ओर खींच लिया। उसने मदद के लिए पुकारा, मगर हमारी टुकड़ी इतनी दूर जा चुकी थी कि किसी ने नहीं सुना। पर मदद वहीं थी। उसकी भैंसें गुर्राहट और उसकी चीख सुनकर सड़क पर दौड़ी और बाघिन को वहां से खदेड़ दिया। गवाले का कंधा और हाथ टूट चुका था। बड़ी मशक्कत के बाद वह एक भैंस की पीठ पर चढ़ा और बाकी झुंड के साथ घर पहुंचा। गांव वालों ने जैसे तैसे पट्टी बांधी। फिर उसे 30 मील दूर हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। कभी कभी मौत किसी और की हो और उठा किसी और को ले जाती है, जबकि निशाना कोई दूसरा लगाता है और निशाना कोई दूसरा बन जाता है। इसे हम किस्मत या तकदीर कहते हैं। 1 महीने से मैं खुले तंबू में रह रहा था। सुबह से शाम तक जंगल में घूमता। कई बार औरतों की तरह भेष बदलकर घास काटने भी गया। कितनी ही बार बाघिन मुझे शिकार बना सकती थी, मगर उस दिन आखिरी मौके पर वह उस बेचारे गवाले से टकरा गई और उसे शिकार बना लिया। अगले साल फरवरी में मैं भी डलकानिया गांव लौटा। मेरे जाने के बाद से कई लोग बाघिन के शिकार हो चुके थे। पता नहीं था वह कहाँ है, लेकिन इसलिए मैंने वहीं डेरा डाला जहां पहले मैं रह चुका था। गांव वालों ने बताया कि पिछली शाम एक गाय मारी गई थी, उसी पहाड़ी पर जहां हमने भालू का शिकार किया था। गाय का शव एक सुनसान खेत के किनारे पड़ा था, लगभग खुली जगह पर, और गिद्ध उसके ऊपर मंडरा रहे थे। दूरबीन से देखा तो कुछ गिद्ध उसके पास के पेड़ पर बैठे थे। इससे मैंने 2 बात समझी। पहली, गाय को बाघिन ने नहीं बल्कि एक तेंदुए ने मारा, और दूसरी, तेंदुआ अभी भी वहीं गाय के पास छुपा पड़ा है। गाय के नीचे की जमीन बहुत खड़ी और झाड़ियों से भरी थी, इसलिए उस तरफ से पहुंचना खतरनाक था। दाएं तरफ का घास वाला ढलान बहुत खुला था। अगर इधर से जाता तो तेंदुआ मुझे देख लेता, लेकिन पास ही एक गहरी खाई थी जिसमें घना जंगल फैला हुआ था। वह खाई गाय वाले खेत के कुछ ही दूर से नांदौर नदी की ओर उतरती थी। गिद्ध जैसे ही पेड़ पर बैठे थे वह इसी खाई के किनारे उगा हुआ था। तो मैंने यानी कि जिम कॉर्बेट ने निश्चय किया यही खाई मेरे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता होगी। गांव वालों से जमीन का हर हिस्सा समझकर मैंने यानी जिम कॉर्बेट ने योजना बनाई। इसी बीच जिम कॉर्बेट के आदमियों ने चाय बना दी और दिन ढलने लगा था। मैंने अपने आदमियों को हिदायत दी,
अगर गोली की आवाज सुनो और मुझे मैदान में देखो तो तुरंत 3-4 लोगों को लेकर के आ जाना। लेकिन अगर गोली ना चले, मैं सुबह तक ना लौटूं, तो खोज दल को भेज देना। मैं धीरे धीरे खाई से होकर चढ़ता रहा। रस भरी की झाड़ियों और बड़े पत्थरों और नीचे बहती हवा से सफर मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मैं उस पेड़ तक पहुंचा जहां गिद्ध बैठे थे, पर वहां से गाय साफ नहीं दिखाई दे रही थी। दूर से जो खेत सीधा दिख रहा था, असल में वह अर्धचंद्राकार निकला। मुझे केवल 2/3 हिस्सा ही नजर आ रहा था। बाकी हिस्सा जहां गाय पड़ी थी, घनी झाड़ियों के पीछे छिपा था। अब मेरे पास 2 विकल्प थे। या तो दूर का चक्कर लगाकर मैं दूसरी ओर से पहुंचूं, या फिर उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं। गाय मुश्किल से 20 गज दूर थी। संभव है तेंदुआ और भी पास दुबक कर बैठा हो। पेड़ पर चढ़ना खतरनाक था, मगर गिद्धों की वजह से मौका मिल सकता था। लगभग 20 गिद्ध वहां थे, नए नए और आ रहे थे। ऊपरी डालियों पर जगह कम थी, इसलिए वे लगातार फड़फड़ा रहे थे और झगड़ रहे थे। पेड़ ढलान की ओर झुका हुआ था। 10 फुट ऊपर एक मोटी डाल बाहर लटकी थी। राइफल संभाले वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मैंने इंतजार किया। जैसे ही गिद्धों ने एक नया झगड़ा शुरू किया, मैं डाल पर चढ़ गया। मैं पेड़ की डाल पर बैठा था। नीचे 100 फुट सीधा पत्थरों से गिरना मेरा तय था। मेरे सामने गाय भी साफ दिखाई दे रही थी, जिसका थोड़ा सा ही मांस खाया गया था। कुछ ही देर में 2 गिद्ध नीचे उतरे, पर अचानक घबराकर वहां से उड़ गए। उसी समय झाड़ियों में हरकत हुई और बाहर निकला एक शानदार नर तेंदुआ। उसकी चाल, उसका रंग, जंगल में यह दृश्य बहुत अद्भुत था। तेंदुआ रूप और ताकत दोनों में बेजोड़ होता है। वजन के हिसाब से उसकी ताकत किसी भी जानवर से कम नहीं। बदकिस्मती है कि कई जगह इसे कीट या हानिकारक प्राणी समझकर बेकार में ही मार दिया जाता है। लेकिन यह तेंदुआ अब पशु हंता बन चुका था और गांव वालों से मैंने वादा किया था कि मौका मिलने पर मैं इसे खत्म करूंगा। और सच कहूं तो उसे मौत की आवाज भी सुनाई नहीं दी। एक गोली चली और वह तेंदुआ वहीं ढेर हो गया। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। गाय का मालिक सिर्फ 8 साल का एक बच्चा था। 2 साल पहले उसकी मां जब गाय के लिए घास काट रही थी, उसी बाघिन ने उसे मारकर खा डाला था। अब उसकी गाय भी इस तेंदुए के हाथों मारी गई थी। उस छोटे से लड़के की किस्मत बहुत दुखद थी। 2 साल पहले उसकी मां बाघिन का शिकार बनी और कुछ महीने बाद उसके पिता भी उसी बाघिन का शिकार हो गए। घर का सामान बेचकर कर्ज उतारा गया। अब पूरे परिवार का वारिस वह बच्चा ही था। सिर्फ एक सफेद गाय जिसका सहारा थी, और वही गाय तेंदुए ने मार डाली। मैंने उसकी भरपाई के लिए उसे लाल रंग की नई गाय दी, लेकिन अपने जीवन की साथी उस गाय का दुख वह मिटा नहीं पाया। इसके बाद मैंने अपने भैंसों के बछड़ों को चारा लगाना शुरू किया। हालांकि उम्मीद कम थी कि बाघिन उन्हें चारा मानेगी। उसी समय नांदौर घाटी के पास 5 मील नीचे एक गांव से एक टोली मेरे पास आई और उन्होंने कहा, इस गांव के पास की चट्टानों के किनारे बीते महीने में बाघिन ने 4 लोगों को मार दिया है। गांव वालों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने कैंप डलकानिया से हटाकर उनके गांव के समीप लगा लूं। उन्होंने बताया कि बाघिन को अक्सर गांव के ऊपरी चट्टानों पर देखा जाता है। शायद उसका ठिकाना उन्हीं गुफाओं में है। उसी सुबह घास काटने गई महिलाओं ने भी उसे देखा था। अब गांव के लोग बेहद डर गए थे। घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करते थे। मैंने उन्हें वादा किया कि पूरी मदद करूंगा उनकी। जिम कॉर्बेट सुबह जल्दी निकलकर
सामने की पहाड़ी पर चढ़े और दूरबीन से घंटों तक चट्टानों को देखा। फिर गहरी घाटी पार कर गांव के ऊपरी वाली चट्टान पर जा पहुंचे। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था और जरा सी फिसलन मौत का कारण बन सकती थी। और हर पल यह भी डर था कि कहीं झाड़ियों में से अचानक बाघिन हमला न करते। मैं धीरे धीरे खड़ी चट्टानों पर चढ़ता रहा। हर कदम पर मौत का खतरा था। ऊपर पहुंचते ही देखा कि चट्टानों की दरारों में कई गहरी गुफाएं थी। गांव वालों का कहना सही था, बाघिन अक्सर इन्हीं गुफाओं के आसपास दिखाई देती थी। जिम कॉर्बेट ने बंदूक को तैयार रखा। धीरे धीरे हर झाड़ी और पत्थर की आड़ को देखा। हर थोड़ी देर तक पत्थर खिसकाकर गुफाओं के अंदर आवाज करने की कोशिश की। सन्नाटा था, गुफाएं खाली लग रही थी, लेकिन डर अब भी कायम था कि वह अचानक झाड़ियों से छलांग न लगा दे। कई घंटे तक तलाश करने के बाद मुझे कोई सफलता नहीं मिली। शाम ढलने लगी थी। मैं धीरे धीरे नीचे गांव की ओर लौट आया। गांव वाले बेचैनी से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बाघिन मिली? मैंने सर हिलाकर कहा कि नहीं, आज भी वह हमें धोखा देकर निकल गई। पर यह सच था कि उसकी दहशत अब भी कायम थी और जंग अभी बाकी थी। तो दोस्तों, ये थी चौगढ़ की बाघिन की कहानी का अगला हिस्सा। पर याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से ये बाघिन और उसके रहस्यों ने हमें घेरा है, उसका आखिरी और सबसे खतरनाक भाग अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे वो किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हम फिर मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं और सवाल हमें जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपकी आवाज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।